अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ड्रामा सीरियल कुर्लुस उस्मान की एपिसोड 143 के पार्ट 4 में आप सबको खुशामदीद। उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ और बेटों के साथ यहाँ मौजूद होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि जब हम यहाँ पर अपनी जीत की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो दुश्मन भी आराम से नहीं बैठा होगा, वो भी यकीनन मनसूबाबंदी कर रहा होगा। इसके बाद वो बताते हैं बाजंतीनी मंगोलों के साथ एक मुआहदा तय कर रहे हैं जिसमें वो बाजंतीनी शहजादी मारिया की शादी एक अलखानी शहजादे गोरखलू खान के साथ करना चाहते हैं। तो अरहान साहब पूछते हैं कि हुजूर बाजंतीनी मुसीबत में है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन मंगोल ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं कि अब तक उन्होंने गवर्नरों और लीडरों के साथ मिलकर हमें रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो अब तक इसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो सल्तनतें ऐसे काम करती हैं, अगर तुम इनका हुक्म ना मानो तो तुम किसी काम के नहीं, और अगर तुम किसी काम के नहीं तो तुम्हारे जीने का कोई इम्कान नहीं। आइकुत कहते हैं अगर हमने इस शादी को ना रोका तो हम यकीनन इन दो पहाड़ों के दरमियान कुचले जाएंगे। तो उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारे नस्ब में बहुत से लोगों ने इन पहाड़ों को पिघलाया है, हम शहजादी मारिया को वहाँ से ले जाएंगे। जो कुचले जाएं वो तुर्क नहीं बल्कि वो पहाड़ हैं। अब हम बाइंदर और कोनूर की खबरों का इंतजार करेंगे और इंशाल्लाह वो हमें बताएंगे कि सूरज तुलू होने के बाद काफिला क्या रास्ता इख्तियार करेगा। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि संजाक्सिस को खबर भेज दो, वो भी हमारे साथ जाएंगे। कल हम अपनी आजादी हासिल करेंगे, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। आप तमाम लोग तैयारियां शुरू करें। इसके बाद वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे बाइंदर साहब और कोनूर साहब इस जासूसी के फरीजे पर हैं। कोनूर साहब कहते हैं कि जो लोग भी काफिले में शामिल थे वो यहाँ मौजूद हैं। जहाँ तक काफिले की क़यादत करने वाले का ताल्लुक है वो भी यहाँ नहीं आया। तो बाइंदर साहब कहते हैं कि वो कमांडर जो सौदागर से सवाल कर रहा था वो वहाँ बैठा है और अब इसका लीडर आएगा। सामसा कहते हैं कि इसके सामने एक नक्शा है जिस पर वो काम कर रहा है। सौदागर ठीक कह रहा था, अभी रास्ते का फैसला नहीं हुआ है। कोनूर साहब कहते हैं कि पहले ये देखते हैं कि इनका लीडर कौन है, रास्ता हम बाद में मालूम करेंगे। अभी ये बातें हो रही होती हैं कि यहाँ पर वासिलस आ जाता है। इसे देखते ही बाइंदर साहब चेहरा छुपा लेते हैं और कहते हैं कि ये वासिलस इब्लीस यहाँ पर क्या कर रहा है। तो कोनूर साहब कहते हैं ये कुत्ता इनका लीडर है, मैं अपने हाथों से इसका सर काटूंगा। वासिलस पूछता है क्या सूरत हाल है कमांडर? तो ये कमांडर कहता है कि मैंने रास्ते के हवाले से आपने जो काम तलब किया था वो मुकम्मल कर लिया है। शहजादी का कारवां इस सड़क के जरिए से जाएगा। वासिलस मुदाखलत करते हुए कहता है कि क्या आप वाकई इस रास्ते से कारवां को लाना चाहते हैं कमांडर? तो ये कमांडर कहता है हाँ। तो वासिलस कहता है बिल्कुल नहीं, बल्कि ये चौक लेता है और एक खास इलाके पर निशान लगाते हुए कहते हैं कि शहजादी का काफिला इस रास्ते से जाएगा। तो ये कमांडर कहता है कि जनाब आप जानते हैं कि ये रास्ता तुर्कों का इलाका है और ये रास्ता महफूज नहीं। तो वैसल कहता है कि मैं तुमसे बेहतर इस रास्ते को जानता हूँ, लेकिन मैंने इन तमाम के लिए इंतजाम कर रखा है। रोम को जिंदा करने के लिए तुर्कों की सरजमीन से सूरज तुलू होगा। फिर ये अपनी सलीब को पकड़ कर कहता है कि यसू की अजीम रूह हमारे साथ है। इसके बाद ये कमांडर अपने साथ फौजियों को कहता है कि अब हम यहाँ से चलेंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ से चलने लगते हैं बाइंदर साहब होशियारी का मुजाहरा करते हुए इस शख्स के ऊपर गिर जाते हैं जिससे इसका नक्शा गिर जाता है और बाइंदर साहब इस नक्शे को देख लेते हैं जिससे उन्हें रास्ते का पता चल जाता है। इसके बाद बाइंदर साहब कोनूर साहब को इस रास्ते के बारे में बता देते हैं। सीन पलटता है तो जेरकुताई का मंजर दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर मौजूद होता है। वो कहता है मैं कहाँ हूँ, खोलो इसे। दरवाजा खोलता है तो सामने आग होती है। तो उसे आवाज आती है मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने कहा था तुम कबीले में मौजूद मेरी आंखें और कान बनोगे। जेरकुताई तुम्हें किसने बचाया? तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ जोड़ने में किसने मदद की? अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। तो ये कहता है खामोश रहो, खामोश रहो। लेकिन इसकी एक तरफ से आवाज आती है कि तुम मेरे भाई थे, क्या तुम अपने महल में जासूस बन गए हो? ये तुमने कैसे किया जेरकुताई? तो ये कहता है मैंने नहीं किया। क्या कह रहे हैं हुजूर, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर ये चीखने लगता है और कहता है मैं नहीं सुनना चाहता, मैं नहीं चाहता। इतने में इसकी आंख खुल जाती है। ये सो रहा था और ख्वाब देख रहा था। जब ये बड़बड़ा रहा होता है तो उलगन खातून भी उठ जाती हैं और कहती हैं कि ये क्या कह रहे हो जेरकुताई? ये उसे उठा देती हैं। ये घबराहट में उठ के बैठ जाता है। तो उलगन खातून कहती हैं कुछ नहीं हुआ, क्यों चीख रहे थे? तो ये कहता है मैंने ख्वाब देखा कि मैं मर रहा हूँ। तो वो कहती हैं कि खुदा ना करे। तो ये कहता है फिर मैंने देखा कि मुझे एक हूर की पेशकश की गई। तो ये कहती है वाकई ये तुमने क्या कहा? तो ये कहता है मैंने इसीलिए तो कहा कि मैं नहीं चाहता, और मैं इसीलिए मुसलसल कह रहा था कि मैं नहीं चाहता। तो उलगन खातून इसे कहती हैं चलो उठो, जल्दी से उतरो यहाँ से और जाओ जाकर कहीं और सो। हूर देख रहा था ये ख्वाब में। उलगन खातून काफी गुस्से में आ जाती हैं और ये हैरत में वहां से उठ के चला जाता है। इसके बाद उस्मान साहब का महल दिखाया जाता है जहां पर उस्मान साहब ने अपने बेटों और अपने तमाम सिपाहियों को जमा कर रखा होता है। उस्मान साहब कहते हैं दुश्मन ने अभी से अपने दांत तेज करना शुरू कर दिए हैं। औजार साहब आप अपने जंगजुओं के साथ कीता जाएंगे। आप जिस मुकाम पर जा रहे हैं वहां से आप इन्हें इसकी उजरत अदा करेंगे। तो ये कहते हैं अल्लाह आपको खुश रखे उस्मान साहब। उस्मान साहब शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं सेल्वर साहब, दमीर जान साहब, आप अपने जंगजुओं के साथ कोनिया के आसपास जाएंगे। इसके तमाम इखराजात हम अदा करेंगे। ये लोग शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं जेरकुताई इन्हिसार अब से ये तुम्हारा है। ये मंगोल हमलों के खिलाफ हमारी करारगाह होगा। अपने सिपाहियों को तैयार करें। मैं चाहता हूँ कि इन्हिसार 2 दिन के अंदर तैयार हो जाए। तो जेरकुताई कहता है कि हुजूर आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन ये जैसे ही कुछ कहने लगता है तो उस्मान साहब कहते हैं कि जेरकुताई तुम कब से अपने सरदार की बातों में इख्तलाफ करने लगे? इसके बाद ये खुशी खुशी कहता है जैसे आपका हुक्म हुजूर। फिर उस्मान साहब और खान साहब की तरफ
متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کیستل جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جنگجوؤں کے ساتھ کیستل جاؤں گا اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں سرحدوں کے لیے نہیں، تم وہاں بیٹھو گے۔ کیستل مغرب میں ہماری سب سے زیادہ اہم ملکیت ہے، یہ فتوحات کے لیے ہماری قرارگاہ ہوگا۔ کیستل اب سے تمہارا ہے اور یہ تمہاری ملکیت ہے۔ تو ارحان صاحب کہتے ہیں کہ کیستل اب سے میرے لیے میری جان سے زیادہ قیمتی ہے حضور۔ علاؤالدین صاحب کہتے ہیں حضور ہم نے ملکیت اور جہاد کی بات کی، لیکن تجارت کا کیا ہوگا؟ تمام سردار سرحدی بازار سے تجارت کریں گے، ہم اپنی روزی کا تحفظ کیسے کریں گے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن تم کو لگتا ہے کہ میں نے اس بارے میں نہیں سوچا ہوگا، یعنی شہر میں ایک بڑا بازار قائم کیا جائے گا، یہ اتنا بڑا ہوگا کہ سرحدی بازار اس کے سامنے چھوٹا نظر آئے گا۔ کائی قبیلہ کوئی ٹیکس نہیں دے گا کیونکہ وہ زمین کا مالک ہے، اور پڑوسی قبائل سے آئے ہوئے قافلوں کی حفاظت یعنی شہر کے سپاہی کریں گے، اور سپاہیوں کا سربراہ علاؤالدین ہوگا۔ اب سے علاؤالدین یہ بازار تمہاری ملکیت ہوگا۔ اتنے میں سنگور سپاہی یہاں آ جاتے ہیں اور آ کر عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ حضور ایک خبر ہے۔ عثمان صاحب جیسے ہی اس کو کھول کر پڑھتے ہیں تو عثمان صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بائندر صاحب کی طرف سے خبر ہے، انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ قافلہ کس راستے سے جائے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کونور نے ہمیں شہزادی کی آمد کی اطلاع دی ہے، اب ہر کوئی اپنے کام پر چلا جائے۔ تو تمام لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سین پلٹتا ہے تو شہزادی کا قافلہ دکھایا جاتا ہے۔ شہزادی کا قافلہ صلیبیوں کے ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھیس بٹا کر بائندر صاحب اور کونور صاحب بھی موجود ہوتے ہیں۔ شہزادی کے قافلے کی نگہبانی واسلس اور اس کے ساتھ یہ منگول لڑکی کر رہے ہوتے ہیں۔ شہزادی کہتی ہیں ویسلس تم نے ترکوں کے حملے کی بات کی، کیا اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں؟ تو ویسل کہتا ہے ایسا ہی ہے، بازنطین کے تیکفوروں نے اپنے سپاہی بھیجے ہیں شہزادی، اگر ان وحشیوں نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم انہیں ان کی حدود یاد دلا دیں گے۔ ادھر عثمان صاحب بھی اس قافلے کے لیے نکل چکے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے سپاہی ہوتے ہیں۔